नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और कोरोना महामारी के बीच सजग और सतर्क होंगे। आज के इस एपिसोड में हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ज्योग्राफी से जो प्रश्न पिछले 28 वर्षों के दौरान पूछे जा चुके हैं, उनको विस्तार से हल करेंगे। इन प्रश्नों की व्याख्या करते समय इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि प्रत्येक प्रश्न के माध्यम से आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जा सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? ऑप्शन ए है जूट, ऑप्शन बी है मूंगफली, ऑप्शन सी है ज्वार, ऑप्शन डी है गन्ना और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। इस प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि नकदी फसल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। इसको नकदी फसल को जो है अंग्रेजी में कैश क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू और जो तिलहन से संबंधित चीजें होती हैं वो आती हैं। तो यहाँ प्रश्न था कि नकदी फसल कौन सा नहीं है। तो यहाँ जूट तो है नकदी फसल, मूंगफली भी है, गन्ना भी है, ज्वार जो है वह नकदी फसल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगर इसके अलावा बात की जाए तो फसलों के कई प्रकार होते हैं जिसमें शामिल है रबी फसल। रबी फसल उन फसलों को कहते हैं जिनकी बुआई होती है अक्टूबर नवंबर महीने में और कटाई जो है मार्च अप्रैल महीने में होती है। इसके उदाहरण के रूप में आप याद रख सकते हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर और आलू को जो है आप याद रख सकते हैं। इसी प्रकार अगर खरीफ फसल की बात की जाए तो खरीफ फसल की जो बुआई होती है वह जून जुलाई महीने में होती है और कटाई अक्टूबर नवंबर महीने में होती है। जैसे अभी धान जो है आप देख रहे हैं, धान रोपा जा रहा है, ये जो है एक नकदी फसल नहीं है, ये जो है एक खरीफ फसल है। खरीफ फसल की जो बुआई होती है कब होती है? जून जुलाई में होती है और कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। इसके जो उदाहरण है वो चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, तिल है और ये सभी जो है आपके खरीफ फसल के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार अगर जायद फसल की बात की जाए तो इनकी जो बुआई होती है वो मार्च में होती है और जुलाई के आसपास जो है मई जून से ये कटना शुरू हो जाती है। इसको ग्रीष्मकालीन फसल भी कहते हैं। इसके अंतर्गत शामिल है तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी, ये सभी जो है आपके जायद फसल के अंतर्गत शामिल है। तो ये रहा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी इस प्रश्न से संबंधित। अगला प्रश्न, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है रेशम, ऑप्शन बी है सीमेंट, ऑप्शन सी है चमड़ा और ऑप्शन डी है जूट। बिहार का जो डालमिया नगर है वह सीमेंट के लिए सर्वाधिक फेमस है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगर बात किया जाए डालमिया नगर की तो डालमिया नगर जो है यह भारत का जो है एक बहुत ही बड़ा और पुराना औद्योगिक शहर है। यह जो है डेहरी ऑन सोन के पास सोन रिवर के किनारे स्थित है। यह कहां है? बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। तो डालमिया नगर के बारे में आप जान चुके होंगे कि बिहार के रोहतास जिले का एक जगह है, ये एक शहर है जो औद्योगिक रूप से काफी समृद्ध रहा है प्राचीन काल में और वर्तमान में भी है सीमेंट का कारखाना यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा की शुरुआत कब की? यहाँ द्रुत डाक सेवा का मतलब है स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब की? ऑप्शन ए है 1988 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1987 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1989 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1986 ईस्वी। जो कुरियर सेवा है उससे प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक सेवा ने स्पीड पोस्ट की शुरुआत जो है अगस्त 1986 में की थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा डी, अगस्त 1986। अगला प्रश्न, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है 1951 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1981 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1851 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1861 ईस्वी। भारत में सर्वप्रथम अगर टेलीग्राफ सेवा की बात की जाए
तो 1850 ईस्वी में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई थी। 1881 ईस्वी में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए थे और 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना की गई थी। तो भारत में दूरभाष, जिसको अंग्रेजी में टेलीफोन के नाम से जाना जाता है और उसका हिंदी दूरभाष से है, इसकी सर्वप्रथम शुरुआत कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1882 को भारत में सर्वप्रथम टेलीफोन सेवा की शुरुआत हुई थी, यानी कि दूरभाष का प्रारंभ हुआ था। लेकिन ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं आप कि 1882 ऑप्शन दिया ही नहीं है। इस प्रश्न को जो है बीपीएससी द्वारा गलत दिया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार बीपीएससी जो है 10 से 12, कभी कभी 15 क्वेश्चन भी गलत देता रहा है। तो इसमें बीपीएससी द्वारा गलत प्रश्न सेट किया जाना कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन में कोई नहीं मिल रहा है। ये 55th बीपीएससी 2011 में पूछा जा चुका है और इसका सही उत्तर होना चाहिए 28 जनवरी 1882 को दूरभाष सेवा की प्रारंभ हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर कोई नहीं होगा ए, बी, सी, डी में से। इसका सही उत्तर आप नोट कर सकते हैं 28 जनवरी 1882। अगला प्रश्न, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 9। तो असम जो है, असम के जो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि असम के चारों ओर कुल कितने भारतीय राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो असम जो है इसके चारों ओर कुल 7 जो है राज्य हैं। इसमें शामिल है, आप ऊपर से इस मैप में देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो है एक ये हो जाएगा, नागालैंड भी इससे जुड़ा हुआ है। असम के किनारे देखिए, ये जो असम का ये फिगर है, इसके चारों ओर आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, मिजोरम जिसकी राजधानी आइजोल है ये भी हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मेघालय शिलोंग हो जाएगा और साथ ही साथ यहाँ वेस्ट बंगाल का आप देख रहे हैं जुड़ा हुआ है। गुलाबी रंग का जो है ये वेस्ट बंगाल का सीन है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल 1 हुआ, मेघालय शिलोंग जिसकी राजधानी है 2 नंबर, 2 राज्य हो गए, त्रिपुरा 3, मिजोरम 4, मणिपुर 5, नागालैंड 6 और अरुणाचल प्रदेश 7। तो इस प्रकार असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो कुल मिलाकर 7 राज्यों से घिरा हुआ है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है गंगा और ऑप्शन डी है नर्मदा। यहाँ पे वाह का मतलब हुआ कि उसकी लंबाई कितनी दूरी तक वह बहती है, कितनी दूरी तय करती है बहने के दौरान। तो आप जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है जो 2525 किलोमीटर तय करती है। उसके बाद जो है गोदावरी नदी है जो 1465 किलोमीटर तय करती है। इसी प्रकार नर्मदा नदी है जो 1312 किलोमीटर तय करती है और महानदी जो है 858 किलोमीटर तय करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी जो है वह गंगा है। कुल कितनी दूरी तय करती है? 2525 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, गारो जनजाति है, ऑप्शन ए है असम की, ऑप्शन बी है मणिपुर की, ऑप्शन सी है मिजोरम की और ऑप्शन डी है मेघालय की। आप जानते हैं कि गारो, खासी, जयंतिया ये 3 जनजातियां जो हैं यह मेघालय में पाई जाती हैं और 2011 के जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम एवं मिजोरम
तीनों राज्यों में पाई जाती है। तो हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि असम भी ऑप्शन में है, मिजोरम भी है, मेघालय भी है। ये प्रश्न जो है 1997 में पूछा गया है और 2011 का जो जनगणना हुआ है उसके मुताबिक ये असम में भी पाया जाता है, मिजोरम में भी पाया जाता है और मेघालय में भी पाया जाता है। अगर 1997 के अनुसार अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ सही उत्तर डी होगा। लेकिन वर्तमान में 2020 चल रहा है और तब हम 2011 का जो है लास्ट जनगणना मानेंगे इस समय से। तो लास्ट जनगणना के मुताबिक अंतिम जो जनगणना हुई है 2011 में हुई है, तो उसके अनुसार इसका सही उत्तर जो होना चाहिए असम भी हो सकता है, मिजोरम भी होना चाहिए और मेघालय भी होना चाहिए। तो इसमें इनमें से एक से अधिक जो उत्तर है वह सही है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का हम कोई भी सही उत्तर इस समय निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि यह प्रश्न जो है 1997 में पूछा जा चुका है, 1997 में पूछा गया है। उस समय शायद इसका उत्तर मेघालय रहा होगा, लेकिन वर्तमान में 2020 चल रहा है। इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं तो आप मेघालय केवल नहीं मार सकते हैं, असम, मिजोरम और मेघालय तीनों मारना होगा। तो इस समय जो है बीपीएससी के द्वारा आप जानते हैं कि इसमें विकल्प दिया गया है ई ऑप्शन, जिसमें दिया गया है इनमें से एक से अधिक। तो इस समय जब प्रश्न आएगा तो उसमें इनमें से एक से अधिक का एक विकल्प रहेगा, तो आप आसानी से उसको मार सकते हैं। अगला प्रश्न, बोडो निवासी है। ऑप्शन ए है गारो पहाड़ी की, ऑप्शन बी है संथाल परगना के, ऑप्शन सी है अमेजन बेसिन की और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश की। जो बोडो जनजाति है यह एक बहुभाषीय समुदाय है, यानी कि इनके पास बहुत भाषाएं हैं, ये बहुत भाषाएं बोलते हैं, जो भारत के उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियां में पाई जाती हैं। गारो पहाड़ियां कहां फैली हुई हैं? अभी हम लोग देखे हैं कि जो गारो जनजाति है वह असम, मिजोरम और मेघालय में फैली हुई है, और गारो पहाड़ी जो है ये जो है मेघालय में पाई जाती है। तो बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ी की, यह भारत के उत्तर पूर्व की जो गारो पहाड़ियां हैं उसमें पाई जाती हैं। तो बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ी के। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, गद्दी लोक निवासी है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश के और ऑप्शन डी है मेघालय की। जो गद्दी जनजाति है वह हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। गद्दी जनजाति कहां की लोक निवासी है? हिमाचल प्रदेश की। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, झुमरी तलया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। जो झुमरी तलैया है, यहाँ के जो लोग थे या अभी हैं, यहाँ के लोग जो है ऑल इंडिया रेडियो पर बहुत ही गाना सुना करते थे। इसके कारण जो है झुमरी तलैया जो है पूरे भारत में फेमस हो गया था, जहां भी ऑल इंडिया रेडियो सुना जाता था। तो उसी पे ये प्रश्न बनाया गया है कि झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? तो झुमरी तलैया जो है झारखंड में स्थित है वर्तमान समय में। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अब प्रश्न ये उठता है कि झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है ये? तो झुमरी तलैया जो है झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। और विभाजित जब बिहार जब विभाजित नहीं हुआ था तो इसको मान सकते हैं कि बिहार का अंग था, लेकिन वर्तमान समय में ये झारखंड में चला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है। ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है कानपुर और ऑप्शन डी है इलाहाबाद। गंगा नदी के किनारे बहुत से शहर बसे हुए हैं, जिसमें शामिल है कानपुर, पटना, वाराणसी, इलाहाबाद। ये सभी जो है ऑप्शन में जो दिए गए हैं ये सभी गंगा के ही किनारे बसे हैं। लेकिन इसमें बात हो रही है कि गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है। तो यहाँ जनसंख्या पर आधारित हम जो है सबसे बड़ा शहर उसको मानते हैं जिसमें जनसंख्या काफी ज्यादा हो। तो यहाँ कानपुर जो होगा उसका सही उत्तर होगा,
क्योंकि गंगा के किनारे बसे जो भी शहर है उसमें कानपुर में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा सी, कानपुर। अगला प्रश्न, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है सतलज, ऑप्शन सी है सिंधु और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें सभी विकल्पों में दिए गए नदियों के नामों पर विचार कर लेना अति आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले ब्रह्मपुत्र के बारे में जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह तिब्बत से निकलती है। इसको यरलुंग जगुम्बो नदी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह हिमालय के समानांतर चलते हुए पूर्व की ओर आगे बहती है और अरुणाचल प्रदेश के पास नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर ये अंग्रेजी के यू आकार जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से प्रवेश करती है और इसके बाद असम प्रदेश में पहुंचती है, जहां इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से संबोधित किया जाता है। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में ही स्थित है। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का जो स्रोत है वह कहाँ स्थित है? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास ही स्थित है। अगर सतलज की बात की जाए तो सतलज नदी जो है यह जो तिब्बत का मानसरोवर झील है उसके पास एक राकस ताल झील है, वहां से निकलती है और ये मिठनकोट पाकिस्तान में सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि सतलज नदी का संगम सिंधु नदी से कब होता है तो आप कहेंगे पाकिस्तान के मिठनकोट में होता है। इसी प्रकार अगर सिंधु की बात की जाए तो सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील के निकट से निकलती है जो तिब्बत में ही स्थित है और इसका जो संगम है वह अरब सागर है, यानी कि सिंधु नदी जो है वह अरब सागर में गिरती है। सतलज नदी कहाँ गिरती है? सतलज नदी जो है सिंधु नदी में जाके मिल जाती है और उसी में होते हुए जो है जाके जो है सिंधु नदी के साथ ही जो है अरब सागर में गिरती है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ये तीनों जो है मानसरोवर झील के पास से ही निकलती हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है कृष्णा और ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। आप कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है, यानी कि सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्र की अगर सहायक नदियों की बात करें तो जिसमें शामिल है जयमौली, तीस्ता, सुबनमिरी, बूढ़ी दिहांग, कोपली, अन्य कई नदियां जो हैं इसकी सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है कि ब्रह्मपुत्र नदी के जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। अगर आपसे पूछा जाए कि तिब्बत में क्या है तो आप कहेंगे सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में क्या है? दिहांग। असम में क्या है? ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में क्या नाम है? जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर बहती है। तो यहां प्रश्न था कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा डी, ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। आम्र वर्षा है। ऑप्शन ए है आमों की बौछार, ऑप्शन बी है आम का टपकना, ऑप्शन सी है बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा और ऑप्शन डी है आम की फसल। आम्र वर्षा जो है यह बिहार एवं बंगाल में मई महीने में होने वाली वर्षा है। इसके कारण जो है आम के फल जो होते हैं वह पकने लगते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है? बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल महीने में होने वाली वर्षा।
तो ये ऑप्शन अगर यहाँ पे होता मई महीने में होने वाली वर्षा, तब ये जो है क्वेश्चन सही होता। अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ मार्च अप्रैल का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रश्न को हम जो है, कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं दिख रहा है, क्योंकि बिहार एवं बंगाल में मई में होने वाली वर्षा को जो है हम आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं, जिससे आम के फल जो है पकने लगते हैं, उनमें मिठास आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का कोई उत्तर इसमें सही नहीं दिया गया है बीपीएससी द्वारा। तो बीपीएससी, इस बात को आप जानते हैं कि बीपीएससी द्वारा हर वर्ष जो है गलत उत्तर प्रस्तुत किए जाते हैं छात्रों के सामने, और छात्र हर साल परेशान होते हैं, और बीपीएससी द्वारा माफी भी नहीं मांगी जाती और प्रश्नों को डिलीट कर दिया जाता है। तो इसमें ये कोई नया बात नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन डी है उड़ीसा। जाड़े के मौसम में यानी कि अक्टूबर नवंबर के महीने में उत्तर पूर्व मानसून यानी कि लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में वर्षा कराता है। तो उस समय चूंकि हम लोग के यहाँ जो है बिहार यूपी में जो है उस समय जाड़े का मौसम है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जाड़े के मौसम में बारिश कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है। और ये जो मानसून होता है ये उत्तर पूर्व मानसून होता है। शुरू में जब जून के महीने में मानसून जो है केरल के तट से होते हुए निकलता है, तो सबसे पहले केरल में वर्षा होती है, और जो मानसून होता है उसको जो है दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है, और वह जो है आगे बढ़ती है धीरे धीरे, जो है 15 जून के आसपास जो है बिहार यूपी तक पहुंचती है और वहां पे वर्षा कराती है। और पुनः जब वो वापस लौटना चालू करती है अक्टूबर के आसपास में, तो अक्टूबर नवंबर के महीने में वो बहती हुई उत्तर पूर्व मानसून के रूप में जो है वापस जाती है। उसी समय जो है वो तमिलनाडु में जो तटवर्ती इलाके वहां जो पर्वत है उनसे जाकर टकराती है। इस स्थिति से वहां पे बारिश होता है। ये बारिश जो है 65 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। इसे लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है, उत्तर पूर्व मानसून को। तो तमिलनाडु, यहाँ प्रश्न ये भी बन सकता है कि किस राज्य में उत्तर पूर्व मानसून से जो है बारिश आती है जाड़े के मौसम में? तो उसका सही उत्तर भी तमिलनाडु ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा बी, लौटते हुए मानसून से जाड़े के मौसम में तमिलनाडु में बारिश आती है। अगला प्रश्न, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? ऑप्शन ए है सोन नदी, ऑप्शन बी है गंडक नदी, ऑप्शन सी है कोसी नदी, और ऑप्शन डी है गंगा नदी। आप जानते हैं कि बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहते हैं, और कोसी नदी जो है पूरे भारत में अपने नदी पथ यानी नदी के जो मार्ग है, बहने का मार्ग है, उसको परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है, क्योंकि यह कटाव करती है और इसका जो नदी का जो स्थान है वह शिफ्ट होकर बहुत दूर दूर तक चला जाता है। तो कोसी अपनी भयंकर बाढ़ों तथा बार बार मार्ग परिवर्तन करने के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। यह कहा जा सकता है कि भारत के अन्य सभी नदियों में से कोसी नदी ने सर्वाधिक बार अपने रास्ते को बदला है कटाव करने के क्रम में। तो निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ऑप्शन ए है सोन, ऑप्शन बी है कोसी, ऑप्शन सी है गंडक, और ऑप्शन डी है मयूराक्षी। त्रिवेणी नहर जो है उसमें गंडक नदी से पानी आता है। गंडक नदी, त्रिवेणी नहर कहां से निकलती है? पश्चिमी चंपारण जिले से निकलती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा सी, गंडक नदी। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक। अगला प्रश्न, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं। ऑप्शन ए है पलामू पहाड़ से, ऑप्शन बी है अमरकंटक से, ऑप्शन सी है पूर्वी घाट से, और ऑप्शन डी है अरावली से। जो सोन, नर्मदा तथा महानदी है, ये तीनों नदियों का उद्गम स्थल जो है यह अमरकंटक का पठार है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा बी,
अमरकंटक से सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है। अगला प्रश्न, दामोदर नदी निकलती है। ऑप्शन ए है तिब्बत से, ऑप्शन बी है छोटा नागपुर के पठार से, ऑप्शन सी है नैनीताल से और ऑप्शन डी है सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिम ढाल से। जो दामोदर नदी है वह छोटा नागपुर के पठार की जो पहाड़ियां हैं उससे निकलती है। दामोदर नदी की जो कुल लंबाई है यह 541 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार से। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। ऑप्शन ए है चावल के उत्पादन में, ऑप्शन बी है दालों के उत्पादन से, ऑप्शन सी है पटसन के उत्पादन से और ऑप्शन डी है गेहूं के उत्पादन से। जो स्वतंत्रता प्राप्ति भारत को 15 अगस्त 1947 को हुई, उसके पश्चात आप जानते हैं कि 1965 में, आप कह सकते हैं कि 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति का आगमन हुआ। हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत ने सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में की है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर डी हो जाएगा, गेहूं के उत्पादन में। अगला प्रश्न, कृषि में युग्म पैदावार का आशय किसको उगाने से है। ऑप्शन ए है विभिन्न मौसमों पर 2 फसल, ऑप्शन बी है एक ही साथ 2 फसल, ऑप्शन सी है अन्य फसल के साथ 1 फसल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो युग्म पैदावार को जो है अंग्रेजी में डबल क्रॉपिंग कहते हैं। ये जो है एक ही मौसम में जब 2 फसल उगाए जाते हैं तो उसको जो है हम कहते हैं विभिन्न मौसमों पर 2 फसल का उगाया जाना। तो कृषि में युग्म पैदावार का आशय ही होता है कि विभिन्न मौसमों पर 2 फसल का उगाना, यानी कि एक ही मौसम में एक ही खेत में जो है 2 फसल उगा देना। उनका जो अवधि होता है वह काफी कम होता है, इसके लिए जो है एक फसल को काटकर तुरंत जो है दूसरा फसल उगा दिया जाता है। तो कृषि में युग्म पैदावार का आशय है विभिन्न मौसमों पर 2 फसल को उगाया जाना। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगर आपसे पूछा जाए कि एक ही साथ एक ही भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाए जाए तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है मिश्रित खेती कहते हैं। अगला प्रश्न, नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है गन्ना, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है जूट और ऑप्शन डी है गेहूं। सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि नकदी फसल यानी कि कैश क्रॉप्स किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत गन्ना यानी कि शुगर केन, कपास, कॉटन, जूट, तंबाकू, तिलहन, ये सभी जो है नकदी फसल के अंतर्गत आती है। तो नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है यहाँ प्रश्न है। तो गन्ना तो शामिल है ही, कपास भी शामिल है, जूट भी शामिल है। गेहूं क्या है, एक रबी फसल है, ये जो है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर हो जाएगा डी, गेहूं जो है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है हरियाणा। जैसा कि आप जानते हैं कि कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है और काली मिट्टी जो है वह गुजरात और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मध्य में पाई जाती है, जहां पे जो है कपास का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। तो कपास उत्पादन में जो सबसे अग्रणीय राज्य है 2018-19 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, उसमें पहला स्थान जो है गुजरात का है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का, तीसरा तेलंगाना का और चौथा स्थान आंध्र प्रदेश का है। आप देख रहे हैं कि ये जो राज्य हैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो बताया है कि एक ऐसा पठार है जिसको दक्कन का पठार कहा जाता है, वह यहाँ पाया जाता है और उसमें जो है काली मिट्टी पाई जाती है जहां पे कपास का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। तो यहाँ प्रश्न था कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, तो गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए है रावी, ऑप्शन बी है सिंधु, ऑप्शन सी है चिनाब और ऑप्शन डी है सतलज। भाखड़ा नंगल बांध जो है यह
एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके अंतर्गत शामिल है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य। ये तीनों मिलकर जो है भाखड़ा नंगल बांध को जो है एक परियोजना के रूप में विकसित किए हैं। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। भाखड़ा बांध का निर्माण कार्य वर्ष 1963 में किया गया था। यह बांध सतलज नदी पर अंबाला से 80 किलोमीटर उत्तर में बनाया गया है। भाखड़ा नंगल बांध का कमांड क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान है। भाखड़ा नंगल बांध का जल संग्रहण गोविंद सागर झील में किया जाता है। तो भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सतलज। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाखड़ा नंगल बांध का जो है जल संग्रहण किस में किया जाता है, तो गोविंद सागर झील में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध तैयार किया गया है। ऑप्शन ए है नर्मदा पर, ऑप्शन बी है महानदी पर, ऑप्शन सी है गोदावरी पर और ऑप्शन डी है चंबल पर। हीराकुंड जो बांध है वो उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। इस परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1948 में हुई थी और 1957 में इसे पूरा कर लिया गया था। यह जो हीराकुंड बांध है यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की जो कुल लंबाई है वह 25.8 किलोमीटर है। इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है वर्तमान समय में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर हो जाएगा बी, महानदी पर। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। आशा करता हूं कि इस एपिसोड के माध्यम से आपकी जानकारी में वृद्धि हुई होगी और आने वाले समय में भी आपके सामने इसी तरह के प्रश्न मैं लाता रहूंगा। इस एपिसोड से अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने टारगेट विद नीतीश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और टारगेट विद नीतीश की पहुंच जो है अपने सारे उन मित्रों के पास पहुंचा दें जो पढ़ना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं। इस एपिसोड से दीजिए इजाजत। कल फिर मिलूंगा कुछ नए प्रश्नों के संग्रह के साथ, एक नए भाग के साथ, कुछ नए तरीके के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ विदा।